तो जो धारा 196 है वो बात करता है किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में अधिकार, अनुसमर्थन का प्रभाव। तो जहां की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किया जाता है, तो यहाँ ये चीज ध्यान देना कि किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त मतलब दूसरे के लिए करना जरूरी है, और उस आदमी के ज्ञान और प्राधिकार के बिना किया जाना जरूरी है। वहां वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। मतलब यह है कि या तो उसका वो उस काम का अनुसमर्थन कर सकता है या उसको अस्वीकार कर सकता है। यदि वह उसका अनुसमर्थन करता है तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वे प्राधिकार से दिए गए हों। तो यहाँ क्या देखने वाली चीज है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब ऐसे समझ के चले कि एक जो अभिकर्ता है वो अपने मालिक के लिए काम करता है, लेकिन उसके ज्ञान और प्राधिकार के बिना करता है। तब उसके बाद उसके स्वामी के पास, इस काम को करने के बाद उस स्वामी के पास एक मतलब एक ऑप्शन होगा कि या तो वो उसका अनुसमर्थन कर सकता है या उसको नकार सकता है। और यदि उसका स्वामी जो है उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है तो उस कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे, मतलब वो जो कार्य है उसका परिणाम वैसे ही होगा जैसे उस अभिकर्ता ने वो कार्य जो है प्राधिकार से किया हो। तो अनुसमर्थन के पश्चात प्राधिकार से किया गया कार्य ऐसा समझा जाता है। अब देखो अनुसमर्थन 100 धारा 197 जो है वो अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विविक्षित हो सकता है। तो अनुसमर्थन कैसा हो सकता है इसके बारे में प्रावधान करता है। तो धारा 197 कहती है कि अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विविक्षित हो सकेगा। अनुसमर्थन अभिव्यक्त या उस व्यक्ति के आचरण से जिसकी ओर से कार्य किए जाते हैं विविक्षित भी हो सकता है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं कि दृष्टांत में दिया हुआ है कि क है ना, क क्या करता है, क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है। तो क जो है वो अभिकर्ता है और ख उसका स्वामी है, ऐसा मान के चलते हैं। तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेखे बेचने देता है। ख के आचरण से विविक्षित है कि उसने क द्वारा उसके लिए किए गए कार्य का अनुसमर्थन किया है ना। तो यहाँ पे क्या करता है कि अभिकर्ता जो है वो कुछ सामान खरीदता है, उसके बाद स्वामी क्या करता है कि उसको अपने लेखे में बेचने दे देता है। तो यहाँ पे स्वामी के जो आचरण से ये अ, अनुसमर्थन प्राप्त हो गया, और ये जो अनुसमर्थन है वो विविक्षित अनुसमर्थन कहलाएगा, है ना। कि ये जो आखिरी वाली लाइन दी है कि उसने का द्वारा उसके लिए किए गए कार्य का अनुसमर्थन कर दिया अपने आचरण से। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण जो है वो वह बोलता है कि क ख के प्राधिकार के बिना ख का धन ग को उधार देता है। तो क अभिकर्ता है, ख स्वामी है, और क्या करता है कि ख का धन मतलब स्वामी का धन किसी तीसरे आदमी ग को उधार दे देता है। तत्पश्चात उस ख जो है उस धन पर ब्याज प्रतिगृहित करता है। मतलब यहाँ पे उसने ये जो स्वामी ने है वो प्राधिकार नहीं दिया था ख को कि वो उसका धन उधार दे दे, लेकिन उधार देने के बाद स्वामी क्या करता है कि उस धन से ब्याज प्राप्त करता है। तो ख के इस आचरण से क्या होता है कि विविक्षित हो जाता है कि उसने उस उधार का अनुसमर्थन कर दिया। तो ये क और ख जो है वो विविक्षित अनुसमर्थन का उदाहरण बताते हैं। अब अगर हमको क्या है अभिव्यक्तता अनुसमर्थन का उदाहरण देखना है तो इसी को ये बनाया जा सकता है कि क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है, मतलब अभिकर्ता माल खरीदता है अपने स्वामी के लिए। उसके बाद क्या करता है कि वो बताता है कि मैंने आपके लिए माल खरीदा है, और स्वामी उसको बोलता है ठीक है ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, अभिव्यक्ततः अनुसमर्थन दिया गया है ऐसा समझा जाए। तो ये आप उदाहरण बना सकते हैं अभिव्यक्त उपबंध, है ना, अभिव्यक्त अनुसमर्थन का। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है विविक्षित अनुसमर्थन दिया हुआ है। अब देखो धारा 108, ये क्लियर हो गया ये वाला 197
जी सर। ठीक। अब देखो, अगली वाली जो धारा है वो है धारा 198। ये उपबंध करती है कि विधि मान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। तो ये बताता है कि अगर विधि मान्य अनुसमर्थन है तो उसके लिए ज्ञान जो है वो अपेक्षित होना चाहिए। तो कोई भी विधि मान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता है जिसका मामलों के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटि युक्त हो। मतलब स्वामी के लिए यह आवश्यक है कि उसको पूरे मामले की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अपना अनुसमर्थन दे सकता है। तो एक बार और पढ़ते हैं कि धारा 198 बोलती है कि विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। तो कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन, ठीक, ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामलों के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटि युक्त हो। ठीक है। तो, तो उस मामले का पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी वो अनुसमर्थन सर, कर सर आपका आवाज सकता कट है। कट के आ मतलब रहा है, वो क्लियर नहीं आ रहा है। अनुसमर्थन विधि मान्य तभी कहा जाएगा जब सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। उसको पूर्णतः जानकारी हो उस मामले की। अब देखते हैं धारा सर एक आपका सौ आवाज नहीं आ एक रहा सौ है। निन्यानवे क्या बोलते। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट रुको बस। अब आएगी आवाज। सर आपका आवाज नहीं आ रहा हाँ, एक मिनट रुको बस। अब आएगी आवाज। हाँ सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट। अब आएगी आवाज। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट। अब आएगी आवाज। हाँ, अब आई आवाज आई। हाँ सर। हाँ, ठीक। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? धारा 199 में। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि जो अपराधिकृत कार्य, ठीक है, अपराधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो, उसके अनुसमर्थन का क्या प्रभाव होता है। तो जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस संपूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो। ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का तात्पर्य यह है कि आप किसी एक भाग को का अनुसमर्थन नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे भाग को छोड़कर। तो यहाँ पे है कि एक पूरा जो संव्यवहार है और जो अपराधिकृत कार्य है जिसके लिए आपको प्राधिकृत नहीं किया गया था, तो उस कार्य, अगर वो किसी संव्यवहार का भाग है, तो जब आप उस कार्य का अनुसमर्थन करते हो तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उस संपूर्ण संव्यवहार का वो अनुसमर्थन है। क्लियर हुआ ये? सर एक बार और। ठीक। जैसे देखो, कोई चीज है तो वहां पे क्या है कि जैसे ऊपर वाला जो उदाहरण था ना, उसमें ऐसा था कि आपको क्या है, पैसा रखने के लिए दिया जाता है ना। तो उसमें अगर आप किसी को उधार दे देते हो तो केवल उधार देना जो कार्य हुआ, ठीक है, जिस आप उधार देने के लिए प्राधिकृत नहीं थे, और वो कार्य अगर आपने कर दिया, तो स्वामी जब इसका अनुसमर्थन करेगा तो उस संव्यवहार का पूरा भाग, मतलब वो पैसा देना, ठीक है, उधार देना, उससे ब्याज लेना, ये पूरे का पूरा जो है, ये पूरा जो संव्यवहार है, ये पूरे का अनुसमर्थन कहलाएगा। वो केवल उसको उधार दे देने वाला एक जो भाग है, केवल उसी का अनुसमर्थन नहीं। ठीक है। अब देखो, जो धारा 200 है वो क्या बोलती है कि अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। तो आप ऐसा कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकते हो जो तीसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है या क्षति करता है। ठीक है। देखते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य
जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो किसी व्यक्ति को नुकसानी के अध्ययन करे या किसी व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का पर्यवसान करने का प्रभाव रखता, अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यह है कि आप किसी ऐसे कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा दे। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि पहला देखो, ख द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए गए ख की ओर से ग से क यह मांग करता है कि ख की कोई जंगम संपत्ति जो ग के कब्जे में है परिदत्त कर दे। ठीक है, वहां मांग ख द्वारा ऐसा अनुसमर्थित नहीं किया जा सकता कि ग परिधान से इनकार के लिए नुकसानी का दायी हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अभिकर्ता है वो मांग करता है सामने वाले से कि वो क्या कर दे कि उसके कब्जे में जो जंगम संपत्ति है, ठीक है, उसका वो परिधान कर दे। तो यहाँ पे इस और क्या है वो मना कर देता है अगर, तो यहाँ पे जब अनुसमर्थन किया जाएगा तो ऐसा भी अनुसमर्थन नहीं हो सकता कि ग के परिधान से इनकार करने की। ग अगर मना कर देता तो उसको क्या हो जाता कि अगर वो मना करता तो उसको नुकसानी देना। तो इस प्रकार क्या है, जो ग का है हानि क्षति हो रहा है, तो ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो देखो, 3 मास की सूचना पर परवशेय एक पट्टा ख से क धारण करता है। ठीक है, तो ख से क धारण करता है एक अपराधिकृत व्यक्ति। ठीक है, ग से क्या करता है, पट्टे के पर्यावसान की सूचना को क को दे देता है। मतलब सामने वाले को बोलता है कि आपके जो पट्टा है, जैसे कोई तीसरा आदमी है जो लेना चाह रहा है उस पट्टे को, ठीक है, वो जाके क्या बोल देता है क को, जिसके पास पट्टा है अभी, उसको बोलता है कि तुम्हारा जो पट्टे का समय है वो पूरा हो गया है ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद यह सूचना ख द्वारा ऐसे समर्थित नहीं की जा सकती कि वह क पर आबद्ध कर हो जाए। मतलब अब जो पट्टे का स्वामी है क, है ना, ख जो है वो उसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता तीसरे व्यक्ति का कि उसने सूचना दे दी थी। सूचना देने का काम किसका था, मालिक का था। ठीक है, पट्टे का जो मालिक है जिसने पट्टे में दिया है उसका काम था। अब कोई अपराधिकृत व्यक्ति मतलब तीसरा आदमी जाके क्या करता है, उसको सूचना दे देता है, तो उस सूचना का अनुसमर्थन जो है वो स्वामी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये समझा जाएगा तो क्या होगा कि मालिक द्वारा सूचना दे दी गई थी इसीलिए आपका जो पट्टा है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसने पट्टा लिया हुआ है ना, उस आदमी का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता, जो बोलता है धारा 200 में। ठीक है, अब देखो जो अगला वाला क्वेश्चन है, एक मिनट है ना। तो ये जो इस चैप्टर में था ये खत्म हो गया है। अब अगला जो चैप्टर है, कि यहाँ पे देखते हैं प्राधिकार का प्रतिसहरण। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी जो है उस चीज के बारे में बताया है। तो धारा जो सेक्शन 201 है, ठीक है, धारा 101 जो है वो बोलता है अभिकरण का पर्यवसान, ठीक है, कब हो जाता है, टर्मिनेशन जो है वो कब होता है। तो अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसहरण से, मतलब मालिक स्वामी ने जो प्राधिकार जो अधिकार प्राधिकार दिया हुआ है वो अगर उसको वापस ले लेता है, ठीक है, तो उससे हो जाता है। अथवा दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन से, मतलब अभिकर्ता क्या करता है कि एजेंसी के कामकाज को छोड़ देता है। अथवा तीसरा कंडीशन,
अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पर, मतलब अभिकरण जो है, एजेंसी जो है, वो जिस काम के लिए बनाया गया था उसका अगर काम पूरा हो जाता है तो, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने पर, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने पर, या फिर विकृत हो जाने पर, ठीक, अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो, दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने से हो जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है 201 में? पहला चीज क्या है कि जो मालिक है ना, वो क्या करता है कि अपने अथॉरिटी को वापस ले लेता है, रिवोक कर लेता है, उससे खत्म, टर्मिनेशन हो जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर जो एजेंट है वो क्या करता है कि काम काज छोड़ देता है एजेंसी का, तब हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर एजेंसी जिस काम के लिए बनाया गया है वो एजेंसी अगर पूरा हो जाता है, ठीक है, उसका काम पूरा हो जाता है तब, ठीक है। अथवा और क्या है कि अगर डेथ हो जाती है किसकी, स्वामी की, या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है तो खत्म हो जाता है एजेंसी, या फिर मालिक जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, या फिर एजेंट जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है तब, या फिर क्या है कि तत्समय प्रवृत्त कोई अधिनियम के उपबंधों के अधीन, मतलब कोई ऐसी विधि है ना, उसके अधीन जब क्या हो जाता है कि इंसॉल्वेंट हो जाता है मालिक, तब क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है, मतलब एजेंसी जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्लियर हो गया ये वाला सेक्शन? तो क्वेश्चन जी जैसे सर। अगर पूछेगा, है ना, क्वेश्चन अगर पूछता है कभी कि अभिकरण का पर्यवसान क्या है, तो उस चीज को इसमें लिखना है ना। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट है 202। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ। सर 10। हाँ, आखिरी चैप्टर है ये, ठीक है, हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट टू सेक्शन। अब देखो सेक्शन 202 क्या बोलता है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। तो जहां की अभिकर्ता 202 जो है, जहां की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो, वहां अभिकरण का क्या हो जाता है, पर्यावसान हो जाता है, ठीक है। तो ये धारा, एक मिनट है ना, धारा 202 क्या बोलती है कि जहां की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो, वहां अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है, ठीक है, अभिकर्ता का कोई हित हो, वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में, अभिव्यक्तता संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसा नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है कि अभिव्यक्ततः संविदा के अभाव में, ये चीज है ना, जहां पे आप क्या करे हो, एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वो चीज न लिखी हो गई हो, तो आप एजेंसी, है ना, तो यहाँ पे हित नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली अगर ऐसा है कि उसका अभाव है तो क्या है कि आप ऐसे पर्यवसन नहीं कर सकते हो, अभिकरण को समाप्त नहीं कर सकते हो जिससे क्या हो कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि देखो, क जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि ख को एक प्राधिकार का, ख को क यह प्राधिकार देता है कि वह भूमि को बेच दे, ठीक है, भूमि को, अपनी भूमि को बेच दे और उस विक्रय के आगमों से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध्य है। मतलब क्या है कि अभिकर्ता जो है उस भूमि को बेच दे और उससे जो पैसा मिलेगा उस चीज से वो क्या करे, क से जो पैसा, है ना, क को जो पैसा लेना है वो पैसा जो है वो ले ले ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो पैसा उसको अपने मालिक से लेना था वो पैसा वो ले सकता है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या बोलता है
कि क इस प्राधिकार का प्रतिसहरण नहीं कर सकता। ठीक है, इस अथॉरिटी का रिवोकेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न क की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसन हो जाएगा। तो यहाँ है, जब ऐसे क्या है कि वहां से उसको कुछ पैसे लेने हैं, तो उस भूमि को बेच के, अब मान लो मृत्यु की मालिक मतलब मालिक की मृत्यु हो जाती है, तब भी वो टर्मिनेशन नहीं होगा यहाँ पे। और दूसरी चीज, अगर वो पागल हो जाता है तो भी, है ना, तो भी क्या है, वो जो एजेंसी है वो खत्म नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई हित जुड़ा हुआ है अभिकर्ता का, मतलब जो कंक्लूजन निकालना चाहे तो ये है कि अगर कोई इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट मैटर पे किसी एजेंट का, तो आप क्या कर सकते हो, उस इंटरेस्ट के चलते आप क्या है, उसको, उस एजेंसी को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ ये कि नहीं समझ आया? सर एक बार और। ठीक, देखो जैसे ना एक सिंपल सा उदाहरण लेके देखते हैं कि तुम मान लो एजेंट हो मेरी, ठीक है, और तुमको क्या करना है कि मान लो कुछ पिछला पेमेंट बचा हुआ है जो मेरे से लेना है। ठीक है, तुमको मान लो जैसे 2,000 या 3,000 रुपए में कुछ पिछला बकाया कुछ है हमारा हिसाब, उससे तुमको लेना है। तुम एजेंट हो, मैं मालिक हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फोन जो है वो तुमको दे देता हूँ कि इस फोन को बेच लेना। और बेचने के बाद क्या करना कि उससे जो पैसा मिलेगा, उससे वो पैसा तुम हिसाब में रख लेना जो तुमको में से लेना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एजेंसी बनी है अपनी, उसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो मोबाइल है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट है, क्योंकि उस पैसे से तुमको क्या अपना पैसा भी लेना है। ठीक है, तो जब मैं ऐसा अथॉरिटी अगर दे देता हूं, तो इस अथॉरिटी को मैं बाद में वापस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो पैसा है उससे तुमको अपना भी बका, जो अपना पैसा तुमको लेना है उस पैसे को तुम लोगे। आया समझ? हाँ सर। ठीक। जी सर, अब आ यही, गया। हाँ, अब यहीं पे अगर ये होता ना कि तुमको मान लो नहीं, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, तो मैं हो सकता है कि उस अथॉरिटी को वापस मतलब ले सकता हूँ। हो सकता नहीं है कि ले सकता हूँ, क्योंकि वहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये सेकंड वाला एग्जांपल पढ़ो तो समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? क रुई की 1000 गांठें ख को उसने उसे ऐसे रुई पर आगम धन दिया है, प्रेषित करता है और ख से वांछा करता है कि ख उस रुई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अपने आगिम धन की रकम का संदाय कर ले। क इस हम्म, प्राधिकार का प्रतिक्षरण नहीं कर सकता है और न उनकी उन्मादता या मृत्यु से उन प्राधिकार का पर्यायसन होता है। मतलब जो उदाहरण तुमको मैं दिया ना, हाँ सर। तो मतलब स्वामी की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, या हम्म। फिर क्या है कि वो अगर वो पागल हो जाता है, चित्त विकृत हो जाता है, तो भी वो जो है इसका पर्यवसन नहीं हो पाएगा इस करके। तो समझ आ गया नहीं वाला सेक्शन? हाँ सर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट है 203। ठीक है, देखो 203 क्या बोलता है कि मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसहरण कब कर सकेगा। मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसहरण कब कर सकता है? व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, तो पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर, मतलब 202 में जो बताया हुआ है उस दशा को छोड़कर, मालिक अपनी अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसहरण उसके ऐसे उपयोग किए जाने से पूर्व कि मालिक आबद्ध हो जाए किसी भी समय कर सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 202 में जो परिस्थिति दी हुई है आपको, उसको छोड़ने के बाद मालिक अगर चाहे, जब भी चाहे, तब वो वापस ले सकता है। लेकिन कब? ये कंडीशन लगा हुआ है कि किसी, है ना, उसके ऐसे उपयोग किए जाने से, मतलब उस अथॉरिटी जो आपको मिला हुआ है उसको आप प्रयोग कर दो, और प्रयोग करने के बाद जो ऑब्लिगेशन है वो किसके ऊपर आ जाए? मालिक के ऊपर, स्वामी के ऊपर आ जाए। उससे पहले आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या बोला मैं, जैसे तुमको उदाहरण दे के बोलता हूँ, जैसे मैं तुमको मोबाइल बेचने के लिए दिया, ठीक है, तो उस मोबाइल को तुम बेच लो या किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं आबद्ध हो जाऊं ना, उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, कभी भी उस अथॉरिटी को वापस ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्या किया हूँ कि तुमको ये बोला हूँ कि तुमसे कोई, अगर वो पैसा तुमको जो लेना है उससे उस बेच के ले लेना ऐसे करके, तब मैं ये चीज को वापस नहीं ले सकता। ठीक है, तो यही चीज बताया है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 204। तो 204 जो धारा है वो बोलता है कि रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, मतलब अगर भागता रूप में प्रयोग किया जा चुका है जो प्राधिकार है, ठीक है, तो उसका क्या परिणाम होगा वो बताया हुआ है इसमें। अब देखो 204 देखें, प्रतिसहरण जहां की प्राधिकार का भागता प्रयोग कर लिया गया है, ठीक है, मतलब कुछ प्राधिकार का प्रयोग कर लिया गया है। तो अब देखते हैं, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसरण उस प्राधिकार के भागता प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता है, जहां तक कि अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध हो। ठीक है, तो आपने क्या है कि कुछ काम दिया हुआ है और वो आधा पूरा हो चुका है, तो आधे जो बचे हुए काम है उनके लिए भी प्रतिसहरण आप नहीं कर सकते हो। उदाहरण देखना, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा कि ख को क प्राधिकृत करता है। तो ख कौन है यहाँ? अभिकर्ता। ठीक है, क जो है वो स्वामी है। कि क के लेखे रुई 1000 गांठे खरीद ले, है ना, 1000 गांठे खरीद ले रुई की, ऐसा करके बोलता है। क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उनमें से उनके लिए संदाय कर दे, और जो पैसा मालिक का पड़ा हुआ है किसके पास? अभिकर्ता के पास, उससे वो पेमेंट कर दे। ख रुई की 1000 गांठे अपने नाम से इस प्रकार खरीद लेता है, अपने नाम से, है ना, कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर दायी होगा, तो पेमेंट वो खुद करेगा ऐसा। जहां तक कि उस रुई के संदाय करने का संबंध है, ख के प्राधिकार का प्रतिसहरण क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का प्रतिसहरण नहीं होगा। अब दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है, ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई 1000 गांठे खरीद ले, और क का जो धन ख को पास बचा हुआ है उसमें से उसके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठे क के नाम से इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर दायी नहीं होगा। ठीक है, मतलब पेमेंट अब कौन करेगा? एजेंट। कंपलसरी नहीं है कि एजेंट ही उसका पेमेंट करे। तो क उस रुई के संदाय के लिए ख के प्राधिकार का प्रतिसहरण कर सकता है। तो यहाँ पे अब रिवोकेशन जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशन जो है वो किसके ऊपर है? मालिक के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जो अभिकर्ता है उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए वो जब चाहे तब इस प्राधिकार को क्या कर सकता है? प्रतिसहरित कर सकता है। ठीक है, हो गया क्लियर? सर मेरे को समझ नहीं आया ये। क्या नहीं समझ में आया, पूछो जरा। देखो, यहाँ पे जो मेन चीज है ना, वो ये है कि ऑब्लिगेशन जो है, ठीक है, ये एजेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आता है तो आप रिवोकेशन कर सकते हो। अगर एजेंट के ऊपर है ऑब्लिगेशन, तो इस स्थिति में आप क्या है कि उसको रिवोक नहीं कर सकते। पहले वाले उदाहरण में क्या था? पैसा किसको देने का जवाबदारी बनता था? अभिकर्ता को। अभी ठीक है, तो करता यहाँ को पे हाँ सर। ऑब्लिगेशन अभिकर्ता के ऊपर था, इसीलिए आप रिवोक नहीं कर सकते। दूसरे वाले में सब चीज सेम था, लेकिन ऑब्लिगेशन किसके ऊपर था? मालिक के हाँ ऊपर, इसीलिए मालिक जब चाहे तब उसको रिवोक कर सकता है। हाँ ठीक है, हाँ सर। अब उसके बाद देखो 205 जो है, ठीक है, अब 205 में क्या दिया हुआ है कि मालिक द्वारा प्रतिसहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर। ठीक है,
कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो जहां की यह अभिव्यक्तता या विविक्षित संविदा हो, ठीक है, मतलब ये उपबंध होना चाहिए कि अभिकरण को किसी कालावधि के लिए चालू रखा गया है, मतलब टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है, ठीक है, वहां पर्याप्त कारण के बिना किसी पूर्वतन प्रतिसहरण या त्यजन का प्रतिकर यथास्थिति अभिकर्ता को मालिक को और मालिक को अभिकर्ता को देगा या देना होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ उचित कारण है, ठीक है, जैसे मान लो तंबाकू बेचने का संविदा हुआ है एजेंट बना के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी स्टेट में तंबाकू बैन हो जाता है, तो आप बेच ही नहीं सकते ना, तो यहाँ क्या है, एक रीजन मतलब सफिशियंट कॉज के कारण बंद हुआ, तो यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि क्या है, किसी टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो, जैसे 2 साल के लिए 3 साल के लिए होता है। और अगर आप बिना उचित कारण के क्या कर देते हो, अगर उसको बंद करते हैं एजेंसी को, ठीक है, या फिर क्या है कि एजेंट है वो काम छोड़ देता है, तो अगर सामने वाले को लॉस होता है तो यहाँ पे लाइबिलिटी बनता है कि वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, तो जिसका लॉस होगा वो सामने वाले से लेगा। तो ये 205 जो है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि कंपनसेशन के बारे में बताता है कि अगर समय से पहले अगर आप बिना उचित कारण के अगर बंद करते हो एजेंसी को, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसे कर, ठीक है। हाँ सर। हम्म। अब बताओ जरा, क्या कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे? क्वेश्चन से तो देखो, जैसे जो पहले रिवोकेशन से पूछा है ना, ठीक है, प्रतिसहरण वाले में, तो हम्म। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिसहरण कैसे किया जा सकता है प्राधिकार का, ठीक है, हम्म। या फिर क्या है, पर्यावसान पूछ सकता है कि अभिकरण का पर्यावसान कैसे हो सकता है, ऐसे करके। देखो जो चीजें हैं